नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम। बात करते हैं सीमा हैदर के बारे में। वही महिला जो कि भारत में कई महीनों से रह रही थी, अपने आप को बताते हैं कि पाकिस्तान से आई है। हालांकि इतनी अच्छी हिंदी बोलती है, हिंदी के इतने ज़्यादा कठिन या मैं कहूँ टफ वर्ड्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो आप और हम भी नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छे से। अब इतनी अच्छे से कोई लैंग्वेज अगर बोल रहा है, या तो वो रोज़ाना बोलता है या फिर वो पैदा उसी जगह पे हुआ है जहाँ की ये लैंग्वेज है, लेकिन ये खुद को पाकिस्तानी बताते हैं और पाकिस्तान की ज़ुबान जिस तरह की होती है वो हम सबको पता है। यहाँ तक कि जो उसका पति है जो कि कहीं सऊदी अरब में बैठा है, जिससे मीडिया ने बात की है, उसकी ज़ुबान भी दूसरी तरह की है। लेकिन इस महिला की ज़ुबान बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई दिल्ली की महिला फराटेदार हिंदी बोल रही है, बिल्कुल अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि 2 दिन से पुलिस की गिरफ्त में है, यूपी एटीएस की गिरफ्त में। और यूपी एटीएस इससे किस तरह के सवाल कर रही है, उन पर भी एक सवाल बनता है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि उससे क्या क्या सवाल किए हैं अलग अलग अधिकारियों ने। और उसने बिल्कुल रट्टू तोते की तरह, जी हाँ, घर में जो पालतू तोता होता है ना आपका, पहाड़ी तोता कहें या कोई सा भी तोता कहें, आप उसे जो जिस तरह से सिखाते हैं वो उसी तरह से फटाफट फटाफट जवाब देता है। तो ये सीमा हैदर भी उसी रट्टू तोते की तरह जवाब दे रही है, जिसके कुछ जवाबों में सवाल खड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इससे 13 सवाल किए हैं। 13 सवाल का ब्यौरा हमारे सामने आया मीडिया के हवाले से, और मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इसने जो जवाब दिए हैं उन पर भी सवाल हैं, और सवालों पर भी जवाब हैं कि कितने पोलाइटी और विनम्र तरीके से सवाल किए जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 1 जो इससे पूछा गया, इसमें आपका पासपोर्ट कौन सा है, क्योंकि आपके पास कई सारे पासपोर्ट थे। अब इसने जवाब क्या दिया रट्टू तोता की तरह, जरा वो सुनिए। ये बोलते हैं कि मैं पिछले 10 दिनों से बता रही हूँ कि पहले पासपोर्ट में सिर्फ सीमा लिखा था, इसके चलते दिक्कत आ रही थी, इसलिए दूसरा पासपोर्ट सीमा गुलाम हैदर के नाम से बनवाया था। अब भैया हमारे यहाँ जो प्रोसेस है पासपोर्ट बनाने का, उसमें आप समझ लीजिए कि एक जो पासपोर्ट बनता है आप उसमें करेक्शन तो करा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको दूसरा पासपोर्ट भी दे दे, आपको जमा भी कराना होता है। और उस पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको वो सारे डॉक्यूमेंट जिसमें आपका एक जैसा नाम होता है उसी तरह के होते हैं। पाकिस्तान में किस तरह के रद्दी के भाव पासपोर्ट बन रहे हैं ये तो पाकिस्तान की सरकार ही बता सकती है। दूसरा सवाल इससे पूछा गया, क्या तुम्हारे भाई और पाकिस्तान आर्मी में काम करने वाले चाचा ने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर आईएसआई ने भारत जाने के लिए कहा था? अब अगर कोई गुनहगार है तो क्या मुझसे सीधा पूछेंगे कि भाई तूने चोरी की है, तो वो क्या बोलेगा? मैंने तो नहीं की। चोर तो अपने आप को साफ बोलेगा। ये तो जांच का विषय है ना कि उसे आईएसआई ने भेजा है, किसी ने भेजा है। लेकिन सीधे तौर पर उससे सवाल किया गया। यहाँ पर वो जवाब क्या देते हैं वो ज़रा सुनिए। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली हूँ। आईएसआई क्या है ये मुझे भारत आने पर पता चला, जब टीवी चैनल में मुझे आईएसआई का एजेंट बताया गया। मैं सिर्फ सचिन के लिए ही नेपाल के रास्ते भारत आई हूँ। मतलब ये सालों से अपने भाई से नहीं मिली, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? भाई से नहीं मिली, बात नहीं हुई, चाचा से नहीं मिली, और वो पाकिस्तान की आर्मी में है, ये भी इसे इतना उसका नहीं पता, और आईएसआई का भी इसे नहीं पता। मतलब ये महिला जो फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, कंप्यूटर चलाती है, सोशल मीडिया की महारथी है, पबजी गेम खेलते हैं, इसे आईएसआई का नहीं पता, इसे अपनी देश की इंटेलिजेंस जो एजेंसी है उसका नहीं पता। तो जवाब पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तीसरा सवाल सुनिए। तीसरा सवाल इससे पूछा गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कराची में रहती थी और आईएसआई का नाम नहीं सुना, वो भी तब जब तुम्हारे घर वाले पाकिस्तानी फौज में है, तुम खुद स्मार्टफोन चलाते हो, पबजी जैसे गेम खेलते हो, तो आईएसआई के बारे में कैसे नहीं जानती हो? वही जो मैंने आपको बोला कि इससे रिप्लाई में यही सवाल इससे दोबारा से पूछा गया। तो इस पर भी इसने एक जवाब दे दिया कि आधी लाइफ बच्चा पैदा करने और पालने में बीत गई। पिछले 5 वर्ष से मैं सिर्फ समय काटने के लिए पबजी गेम खेलती थी, ऐसे में आईएसआई जैसे वर्ड सुनने का टाइम ही नहीं मिला। पबजी गेम खेल रही है और आधी उम्र इसने बच्चे पैदा करने में लगा दी। ये कहती है कि मैं 2000 के बाद पैदा हुई हूँ, और इसकी उम्र अगर 2000 के बाद पैदा हुई तो ये 22 साल बताती है। 4 इसके बच्चे भी हैं, तो कौन सी साल में शादी हुई और कितने साल की हुई थी, और देखने में एक अच्छी खासी उम्र की लगती है। तो किस तरह का जवाब था नीचे कमेंट कीजिएगा। अब चौथा सवाल इसने जो बोला, इससे जो सवाल पूछा गया कि वर्ड सुनने का टाइम नहीं मिला, तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, कहाँ और कब सीखी, तुम तो सिर्फ 5वीं पढ़ी हो। इसका यह कहना है कि मैंने जो कुछ सीखा वो 2019 के बाद ही सीखा, जब से पबजी खेलना शुरू हो गया। इसमें पढ़े लिखे लड़कों के साथ खेलती थी तो उन्हें इसे बातों बातों में सीख लिया। अब गेम खेलते खेलते कौन इसे इंग्लिश की ट्रेनिंग दे रहा था, कौन हिंदी की ट्रेनिंग दे रहा था,
कौन इसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे रहा था। पबजी गेम खेलते खेलते, जहाँ पर लोग मिशन जो एक तरह से खेलते हैं उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती, तो इसने सब कुछ ऑनलाइन सीख लिया। भाई बहुत ही अच्छी लर्नर है, तो फटाक जैसी सब कुछ सीख रही है, बिल्कुल रट्टू तोते की तरह जवाब भी दे दिया। फिर एटीएस अधिकारी ने इसे कुछ लाइन्स दी इंग्लिश में, तो इसने फटाक जैसी पढ़ के सुना दिया। 5वीं पास लड़की है भाई, घर में रही है, बच्चों को पाला पोसा है, आधी उम्र बच्चों पालने में पैदा करने में गुजार दी, लेकिन भाई लर्निंग नहीं छोड़ा इसने, सीख रही है और भारत में आके भारत के अधिकारियों को फटाक से जवाब दे रही है, जैसे कि एक्सपर्ट देते हैं ना रट्टू तोते की तरह, ठीक वैसे ही। 5वां प्रश्न सुनिए, मैंने क्या सवाल सुनिए। इससे पूछा गया, तुम अपनी भाषा जो उर्दू अरबी सिंधी हो सकती थी वो तो नहीं है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी बड़ी अच्छी तरीके से बोल रही हो, इसकी ट्रेनिंग तुम्हें किसने दी? क्या तुमसे ये कहा गया था कि वहाँ शुद्ध हिंदी में बात करना है ताकि भारत के लोगों से जल्द घुल मिल जाओ? हमने सुना है कि शरण अनर्थ जैसे शब्द बिल्कुल शुद्ध तरीके से बोलती हो। सीमा हैदर का जवाब क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने ये पहले ही कहा कि वो जो बहुत सारी टफ वर्ड थे, शब्द थे, उसको वह इस्तेमाल करते, वही सवाल इससे पूछा गया। तो भाई तुम कैसे बोल रही हो, उर्दू तुम बोल नहीं रही, हिंदी अच्छे से बोल रही हो, इंग्लिश अच्छे से बोल रही हो। तो यहाँ इसने ये कहा कि मुझे किसी ने नहीं सिखाया, कई बार कह चुकी कि मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए यहाँ आई हूँ, ना ही मुझे किसी ने ट्रेनिंग दी और ना ही किसी ने भेजा है। सचिन से बात करते करते मैंने हिंदी सीखी है। अब सचिन की तो खुद ही हिंदी कैसी है, क्योंकि वो रह रहा है ग्रेटर नोएडा में, और वहाँ की जो गाँव की ज़ुबान है जो गुज्जर भाई हमारे बोलते हैं वो किस तरह की है, वो किसी छिपी नहीं है। अब सचिन तो खुद ही हिंदी से ठीक से नहीं बोलता। इससे अगला सवाल 6 नंबर जो सवाल पूछा गया वो यही पूछा गया कि सचिन की हिंदी तो खुद ठीक नहीं है, भाषा में पश्चिमी यूपी का टच है, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई हिंदी का प्रशिक्षित जानकार बोलता है। सीमा हैदर इस पर चुप रही, क्योंकि अगला सवाल जो है था ना वो ऐसा था कि इसका जवाब बना ही नहीं। ये जो सचिन मीना है, तुमने कहा कि सचिन मीना से सीखा, तो सचिन की तो हिंदी जो यूपी जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ भाई क्या हाल है, क्या कर रहा है, तो हमारी जो भाषा है ना पश्चिम यूपी की, क्योंकि मैं खुद पश्चिम यूपी से आता हूँ, तो अगर वो सचिन से सीखती तो कुछ और ही सीखती, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात कर रही है, जैसा कि फ़िलहाल हम अपनी पत्रकारिता वाली भाषा में बात कर रहे हैं। वो इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल करते, तमाम इंटरव्यू आपने देखे होंगे। 7वां सवाल इससे पूछा गया, तुमने 4 जुलाई को पुलिस को बताया था कि जब नेपाल से बस के जरिए सचिन के पास आई तो तुम्हारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था। बस ड्राइवर के फ़ोन से तुमने सचिन को कॉल की थी। नोएडा पुलिस ने तुम्हारे पास से 4 मोबाइल और 4 सिम बरामद किए। इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहे थे और उन्हें तोड़ा क्यों? तो इस पर इन्होंने कुछ कैसा हल्का फुल्का जवाब दिया। इसने कहा कि नेपाल से भारत आने पर मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था। जब मैं सचिन के पास आई थी तब मुझे नया सिम ला कर दिया था सचिन ने। मोबाइल इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं जानती थी या मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस करें। मतलब इसका कहना है कि मैं अनपढ़ हूँ, एक मोहल्ले में गरीब हूँ, कहीं रहती हूँ, इसको ये भी डर है कि कोई इसे ट्रेस ना कर ले। तो कौन ट्रेस कर रहा था इसे, जो इसने अपना मोबाइल सब तोड़ दिया, या कौन से रास्ते इन मोबाइल में जो इसने तोड़कर फेंक दिए, सारी सिम तोड़कर फेंक दी। और भाई ये गरीब महिला 4 फ़ोन लेकर भारत में आ रही है, अलग अलग बॉर्डर से आ रही है, और पैसा, अगला सवाल जो है इससे पैसे को लेकर ही किया गया। इससे पूछा गया कि 2 बार दुबई होते हुए नेपाल आने में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, इतना पैसा कहाँ से लाया? खुद तुम किराए पर रहती हो, तुम्हारे पिता 2 साल से तुम्हारे से पहले ही जो बात नहीं हो रही, तुम्हारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, पति से तुम्हारा संबंध ठीक नहीं है, भाई से तुम सालों से मिली नहीं हो, तो पैसे कैसे मिले? अगर किसी ने तुम्हारी मदद की है तो सच बता दो, हम लोग ना ही तुम्हें पाकिस्तान भेजेंगे और ना ही जेल, कोशिश करेंगे कि भारतीय नागरिकता दिलवा दें। अब भाई अगर ये अधिकारियों ने सवाल किया, क्योंकि मीडिया के हवाले से हमारे पास पहुंचा है कि हम ना तुम्हें पाकिस्तान भेजेंगे और ना ही जेल भेजेंगे, और तुम्हें तुम्हें भारत की नागरिकता दिलवा देंगे। अगर उससे जवाब लेने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं तो ठीक है, लेकिन नागरिकता का सवाल, वो तो पाकिस्तान से आए हैं ना, मुसलमान हैं, सीए के अकॉर्डिंग तो उसे नागरिकता मिलने से रही है, क्योंकि सीए के अंडर में तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल से जो हिंदू आएंगे और सिख आएंगे उनको ही नागरिकता मिलेगी, तो इसको तो मिलने से रही है। तो यहाँ पर इसका जवाब ये था कि 2 बार आने जाने में हमारा कुल 7 लाख रुपए खर्च हुए। मैंने एक घर बेचा था जो मेरे नाम ही था, उस घर में मैं रहती थी। मैंने अपना जेवर बेचकर पति गुलाम को दुबई भेजा था। खुद के लिए पैसे का जुगाड़ कर सकती हूँ। कई बार कहती हूँ, किसी ने भी मेरी मदद आने में नहीं की है। बस इस जवाब पे ज़रा गौर से कीजिए। सालों से भाई से नहीं मिले, सालों से चाचा माँ बाप किसी से नहीं मिली है, लेकिन अपने पति को पैसे से भेजा। वो पैसा कहाँ से आ रहा था? 7 लाख रुपए खर्च किया इसने भारत आने के लिए। 2 बार ये नेपाल आई है, फिर भारत आई है, दुबई के रास्ते आई है। इतना खर्चा करे तो पैसा कहाँ से? किराए पर रहती है, तो पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से हुआ? और कह रही है जेवर, वो जेवर ही कहाँ से आए थे?
बहुत सारे सवाल हैं जो गुलाम हैदर ने भी इस पर भी लगाए हैं। इसके अलावा इसने अपने मोबाइल के बारे में जिससे सवाल किया गया कि तुमने अलग अलग सिम का अपने मोबाइल में लगाया, सभी व्हाट्सअप कॉल चला रही थी, इसमें जो तुमने प्रोफाइल फ़ोटो लगाई है वो किसी और लड़की की है, दूसरे में कश्मीर के पहाड़ों की तस्वीर है, किसके कहने पर ये सब कर रही हो। तो इस पर सीमा का जो जवाब था, उसने कहा कि मैंने कोई व्हाट्सअप नहीं बनाया और ना ही कोई फ़ोटो लगाई है। अब 11 नंबर का सवाल इससे जो पूछा गया, क्या सचिन के अलावा भारत में किसी को जानती हो। अब सुनिएगा ज़रा जवाब। इसने कहा ठीक से नहीं जानती, लेकिन जब मैं पाकिस्तान में थी तो सचिन को जानने से पहले पबजी गेम और फेसबुक के ज़रिए कुछ लड़कों से चैट होती थी, बस समय काटने के लिए बातचीत करती थी। मैंने उन्हें कुछ ज़्यादा अपने बारे में नहीं बताया और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया। हाँ, सभी दिल्ली के रहने वाले थे। एक गौर ज़रा कीजिएगा, इसने जो ज़्यादातर बात की है और जिसने जो कहा कि और भी लोगों को जानती थी, वो सब दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोगों के ही थे। यानी कि इसका टारगेट ही था कि ये दिल्ली एनसीआर में आए। क्या था वो तो जांच एजेंसियां पता लगा कर ही रहेंगी, क्योंकि अब उन्होंने इसे गिरफ्त में लिया है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ही। हमें पूरा भरोसा है अपनी जांच एजेंसियों पर। इस पर सवाल नंबर 12 इससे पूछा गया कि तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया है, तुम्हारी सही उम्र क्या है। तुम 27 साल बताते हो। जब 2014 में तुम्हारी गुलाम से शादी हुई थी तब तुम्हारी उम्र 20 साल थी, अभी तुम 29 साल की होनी चाहिए और दोनों पासपोर्ट में तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ 2002 लिखी है। पासपोर्ट के अनुसार तुम्हारी उम्र 21 है। तो इसका जवाब है कि मैं 27 साल की हूँ, पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, वहाँ हर जगह पैसा चलता है, ना दो तो कुछ ना कुछ गलत कर ही देते हैं। गुलाम से शादी जल्दबाजी में हुई थी, शायद लिखने में कुछ गलती हो गई होगी। एक ऊपरी तौर पर जवाब दे दिया कि भाई मैं हूँ तो 27 साल की, कागजों में 21 साल लिखा हुआ है, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। अब इससे पूछा गया सवाल नंबर 13 कि तुम्हारा असली मकसद क्या है भारत आने का। तो इसने सीधे तौर पर जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से अपने 4 बच्चों को लेकर सिर्फ और सिर्फ सचिन के लिए आई हूँ। मुझे पहले से ही एहसास था कि यदि लोगों को पता चला तो यही होगा, इसलिए हम और सचिन किराए के मकान में रह रहे थे। अब मैं थक गई हूँ। अब इसमें जो पूछताछ में एटीएस को भी खटका वो यह है कि उसने पूछताछ के दौरान जब से जाँच हो रही थी तो अपने बच्चों के बारे में कोई बात नहीं की, जबकि उसके 2 बच्चों को लाया गया था, दूसरे कमरे में बैठाया गया था। बिल्कुल साफ तौर पे बिना घबराए बिना डर के ये जवाब दे रही थी। अब जाहिर सी बात है, थोड़ी देर बच्चों से इधर और उधर होती तो आदमी पूछता है मेरे बच्चे कहाँ हैं, छोटे बच्चे हैं, उसमें 4 बच्चे हैं, 2 छोटे भी हैं उसमें, तो उनका भी फिक्र होती है। लेकिन यहाँ पर इसके माथे पे ना तो ज़रा सी घबराहट और शिकन कुछ भी देखने को नहीं मिली। साफ तौर पर बिल्कुल जैसे मीडिया को जवाब दे रही थी वैसे ही एटीएस को दिया। तो ये क्या हमें बेवकूफ़ समझ रही है या फिर ये समझ रही है कि ये जवाब देकर ये यहाँ पर रुक जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं और सवालों पर सवाल हैं और जो जवाब दिए उन पर तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।